बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास टॉपिक है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। हीट कैपेसिटी समझने से, हीट कैपेसिटी समझेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और हीट कैपेसिटी स्टार्ट करने से पहले एक सवाल आप लोगों से मैं करना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि तकरीबन दुनिया के अंदर तकरीबन 70% पानी होता है, ठीक है, और 30% जो हमारे पास है वो लैंड हमारे पास है। यानी वाटर हमारे पास कितना है, 70% है और 30% हमारे पास लैंड है। अब ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा से आया और मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि इसका मैं जवाब ढूंढूं, जवाब सर्च करूं, क्या होगा। तो बेसिकली मेरे दिमाग के अंदर इसका जवाब कुछ इस तरह से है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा हीट कैपेसिटी के बाद। और 30% अगर सपोज़ करते हैं, अगर 70% हमारे पास अगर लैंड होता और आपके पास अगर 30% हमारे पास वाटर होता तो क्या होता, इससे क्या फ़र्क पड़ता हमारे पास। पानी ज़्यादा होने से क्या मतलब है, हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। मैं हीट कैपेसिटी के थ्रू से कुछ बताना चाहूँगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे तो हैं ही हैं और मैं इसके पीछे नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हीट कैपेसिटी के हवाले से 2-4 बातें आपको करूँगा और इससे क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, इससे देखिएगा। आज हमारे पास टॉपिक है हीट कैपेसिटी। फर्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी, सेकंड वन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्ड हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एंड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। यानी हीट कैपेसिटी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, हमारी बुक में है। फर्स्ट ईयर क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड के हिसाब से, और सिंध बोर्ड में ये सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और सिंध बोर्ड के हिसाब से अपना सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम भी हीट कैपेसिटी देखना चाहते हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी बेसिकली है क्या चीज़। हीट कैपेसिटी से तो ये बात आपको जाहिर है कि मतलब है, यानी कहीं कैपेसिटी की बात हो रही है, गुंजाइश की बात हो रही है किसी जगह पर। और हीट का मतलब आपके पास है, यानी अगर किसी भी सिस्टम का किसी भी उसका हीट की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे होते हैं उसकी इंटरनल एनर्जीज़ में मतलब हमारे पास आते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाते हैं, उसमें अपने वाइब्रेशंस आ जाता है, और एटम्स के जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के जो वाइब्रेशंस हैं वो सब हम इंक्लूड बात कर रहे होते हैं, यानी इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का। तो यानी हम बात बेसिकली किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जीज़ की बात है। हीट बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे पास हायर, यानी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और वो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में हम आगे उसको भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास है हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर किसी भी सपोज़ करते हैं मेरे पास एक, मैं गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर गैस के लिए हम मोलर स्पेसिफिक हीट अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जनरल हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल हीट कैपेसिटी की सपोज़ करते हैं मेरे पास एक रॉड है या कोई भी सब्सटेंस आपके पास मौजूद है, आप वाटर ले लीजिएगा, कुछ और ले लीजिएगा, तो अब उसके अंदर हम उसको हीट प्रोवाइड करें, इसको हीट दे दें। सपोज़ करते हैं डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ अगर हीट प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट उस बॉडी के अंदर हमारे पास टेम्परेचर डेल्टा टी अगर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो, 1 डिग्री सेल्सियस ले लीजिएगा, 1 केल्विन ले लीजिएगा, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में सिमिलर होता है। सपोज़ करते हैं 0 डिग्री से लेकर अगर 100 डिग्री की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें, यानी चेंज इन टेम्परेचर जो होगा हमारे पास 273.16 होता है केल्विन में, और आपके पास 373.16 होता है उसमें क्या कहते हैं केल्विन में। तो बेसिकली डिग्री जो हम बात कर रहे होते हैं, चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो सिमिलर होता है। इसलिए चाहे आप बात करें डिग्री सेल्सियस में बात करें या आप किस केल्विन में बात करें, अगर किसी भी सब्सटेंस को क्या करें हम लोग डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, उस सब्सटेंस के अंदर टेम्परेचर जो चेंज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाए या आपके पास 1 केल्विन चेंज हो जाए, तो उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं बेसिकली।
उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। सपोज करते हैं हीट कैपेसिटी फार्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यानी जितना भी अमाउंट हम इसको प्रोवाइड करें किसी भी सब्सटेंस को, उसमें यानी डेल्टा टी हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 केल्विन। और उस सब्सटेंस के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर हो जाएगा उसको एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। समझे, यानी हीट कैपेसिटी उसको कहा जाता है किसी भी सब्सटेंस के लिए। अगर इसी तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस की बात करें, यानी उसमें हम मास को इंक्लूड कर दें, यानी स्पेसिफिक कर दें, स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। उसमें हम स्पेसिफिक कर दें कि मास कितना हम कंसीडर करें, 1 किलोग्राम ले लें या आपके पास 1 ग्राम ऑफ मास ले लें। तो अब 1 किलोग्राम ऑफ मास ले लें, उसको हम हीट प्रोवाइड करें, उसमें टेम्परेचर कितना राइज़ करें, 1 डिग्री सेल्सियस राइज़ करें। तो उस वक्त जो हीट स्टोर्ड होगा उस सब्सटेंस के अंदर वो हमारे पास कहलाता है हीट कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है आपके पास, इसको कैपिटल सी से लिखिएगा, इसको स्मॉल सी से लिखिएगा। तो इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन ये बनता है हमारे पास, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हीट कैपेसिटी का है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है। समझ रहे हैं, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाए, यानी 1 डिग्री सेल्सियस राइज करे उसके अंदर, तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर हो जाएगा उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली हीट कैपेसिटी कहते हैं। और 1 किलोग्राम ऑफ मास में अगर हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर चेंज राइज कर जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए इसका अपना यूनिट क्या होगा, यूनिट देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एनर्जी है बेसिकली, तो एनर्जी तो है, तो एनर्जी का यूनिट हमारे पास जूल्स होता है, जूल्स पर किलोग्राम केल्विन ले लीजिएगा, और या आपके पास जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस ले लीजिएगा। दोनों एक जैसे हैं क्योंकि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है, इसलिए क्या कहते हैं, दोनों वैलिड हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे एस आई यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक कैपेसिटी तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर फिर इन द ब्लैंक्स में दोनों मौजूद हो तो आप इस पर टिक लगा दीजिएगा, किलोग्राम केल्विन में आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा। अगर ऑप्शन में है तो नहीं, अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स में वो अपने पूछ रहा होता तो आप दोनों बता दीजिएगा और रीज़न भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उसका डिग्री सेल्सियस और वो दोनों सिमिलर होते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये लिखिएगा नॉर्मली। तो अब बात करते हैं रिलेशन की, बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी के दरमियान। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है, स्मॉल सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ करके लिख लूँ 1 अपॉन एम एंड डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्या कर दूँ, डेल्टा टी कर दूँ। ये बेसिकली क्या है, हीट कैपेसिटी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हीट कैपेसिटी है, ठीक है। ये कैपेसिटी है तो इसकी जगह मैं हीट कैपेसिटी लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्मॉल सी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इक्वल्स टू 1 अपॉन एम, यानी हीट कैपेसिटी होगा, ठीक है। हीट कैपेसिटी हो जाएगा। तब आपके पास हीट कैपेसिटी बेसिकली किसके बराबर है, हीट कैपेसिटी बराबर हो जाएगा एम, यानी ये सी, ये एम इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा, एम सी हो जाएगा, यानी एम सी की जगह मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी कर देते हैं, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास हीट कैपेसिटी का तरीक़ेकार। तो इसका यूनिट क्या है आपके पास, जूल्स पर किलोग्राम केल्विन आपके पास इसका यूनिट है, ठीक है। ये हीट कैपेसिटी है। अब बात करते हैं कुछ सब्सटेंस की जिनकी हीट कैपेसिटी कितनी होती है। नॉर्मली हमारे पास हीट कैपेसिटी, अगर हम हमेशा से, अभी मैं बात कर रहा हूँ हीट कैपेसिटी, तो इसकी हीट कैपेसिटी सब्सटेंस के हिसाब से कितनी हो सकती है, देखना चाह रहे हैं। इसके लिए हीट कैपेसिटी जो हाइड्रोजन है उसकी 14 पॉइंट समथिंग है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, 14.3 समथिंग है जूल्स ग्राम, यानी पर ग्राम किलोग्राम से केल्विन के हिसाब से।
और अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर लिक्विड्स में सबसे जो हमारे पास मौजूद है वाटर है, उसकी जो हीट कैपेसिटी हमारे पास होती है हमारे पास वाटर के लिए H2O जिसकी हम बात करते हैं, ये हमारे पास होता है 4181 कर दीजिएगा जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, यानी ये जूल्स पर ग्राम केल्विन है। अच्छा, तो यहाँ इसको आप ग्राम में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 4.18 जूल पर ग्राम केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी लिक्विड हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है, यानी लिक्विड नहीं, वाटर हमारे पास, लिक्विड से बहुत सारे हैं, वाटर हमारे पास ऐसा लिक्विड है जिसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हीलियम की 5.1 आपके पास है, इसी तरह से अमोनिया वो आपके काम में नहीं है। और हीट कैपेसिटी के क्वेश्चंस अगर आपके पास आ जाते हैं तो नॉर्मली हीट कैपेसिटी सब्सटेंस की गिवन होती है। ठीक है ना, लेकिन वाटर की आप याद रख लीजिएगा, वाटर की इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से यानी 4181 आपके पास, यानी कभी कभार हम लिखते हैं 42 भी कर देते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके जूल्स पर किलोग्राम केल्विन करके हम लिख देते हैं। तो नॉर्मली इसकी स्टैंडर्ड जो हमारे पास है कैलकुलेशन के हिसाब से वो ये है। अब आपके पास हीट कैपेसिटी, हीट स्टोर करने की जो गुंजाइश है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, वाटर के पास ये कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यानी अगर हम इतना मोटा फीट, ठीक है ना, कितना मोटा फीट 442 कर दीजिएगा, 4200 जूल्स अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दें वाटर को, तब वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करता है। कितना डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करता है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब ये है कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, यूनिवर्सल सब्सटेंस है, जिसके पास यानी ज़्यादा मोटा फीड आप प्रोवाइड करते हैं तो तब जाकर उसकी क्या कहते हैं अपना टेम्परेचर तब जाकर रेज हो जाता है। अगर हम किसी दूसरे सब्सटेंस की बात करें, सोडियम की बात करें या आयरन की बात करें या स्टील की बात करें, किसी और सब्सटेंस की बात करें, तो उनकी हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। अल्लाह ताला ने सबसे यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है। अगर इसकी जगह पर 50% पे आयरन होता या 50% पे गोल्ड होता पानी की जगह पर, या कोई और सब्सटेंस होता, तो क्या होता, इस वक्त हमारा जो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो फ़ौरन ही राइज़ कर जाता है। इसकी वजह ये है कि हम जैसे सूरज की रोशनी, सूरज से हीट, हमें सन से अगर जैसे हमें हीट मिलती वैसे ही टेम्परेचर राइज़ कर जाता, हम पिघल जाते हैं, यानी हमारा ज़िंदा रहने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है। यहाँ पर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहकर हम चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग मेरे हिसाब से कभी भी नहीं आ सकता है। आप टेम्परेचर उठाकर देख लीजिएगा तो यूनिवर्स के अंदर इतना टेम्परेचर राइज नहीं कर चुका है, क्योंकि हमारे पास ये है कि पानी एक ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जो कि 70% पर मौजूद है। इसके पास हीट ऑब्जॉर्प्शन की पावर क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो ये टेम्परेचर राइज करने नहीं देता है। यानी ये जो हमारे पास ज़मीन है ये बिल्कुल एक थर्मल प्रोसेस के थ्रू से काम कर रही होती है और इसका टेम्परेचर हमेशा से कांस्टेंट रह रहा होता है। ठीक है ना, टेम्परेचर फ़ौरन राइज़ कर जाता है, जैसे राइज़ करता है वैसे वैसे कूलेंट की तरफ चला जाता है। थर्मल प्रोसेस हम देखेंगे, आगे पढ़ाएंगे हम आपको। तो लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हम, जैसे मैंने आपको बात की थी 70% पानी होने की वजह अल्लाह ताला ने किस वजह से रखा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच के मुताबिक ये है कि टेम्परेचर जो है वो आपको राइज़ करने से बचाता है। अगर हम साथ में अगर ट्रीज़ को भी इंक्लूड कर दें, अगर हम जैसे ट्रीज़ हम कट करते हैं, हर साल में बहुत सारे ट्रीज़ हमारे पास कट हो जाती हैं, तो अगर हम ट्रीज़ को क्या करते हैं, हर साल अगर ट्रीज़ को उगाना शुरू कर दें तो ग्लोबल वार्मिंग कभी भी नहीं आ सकती है। जब तक किसी भी जगह पर एटम बम नहीं गिराया जाए उससे पहले कभी भी ग्लोबल वार्मिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर बात यह है कि वाटर एक ऐसा कूलेंट है जो कि जिससे हम टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखिएगा गाड़ियों के अंदर भी हम वाटर डाल देते हैं। ठीक है ना, गाड़ी के अंदर भी वाटर डाल देते हैं, जो कि वाटर गाड़ी का जो टेम्परेचर है बेसिकली वो मेंटेन रख रहा होता है, राइस होने नहीं देता। इसी तरह से इसके अंदर दो चीज़ें काम कर रही होती हैं। गाड़ी के अंदर बात करें, ऑयल काम कर रहा होता है, ऑयल का भी टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली वाटर के बराबर हो जाती है, लेकिन वाटर से कम है। ठीक है, तो वाटर जो आपके पास टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रहा होता है,
गाड़ी के अंदर, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑयल भी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करने का काम आता है। साथ में जो ऑयल हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली वो ऑयल फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है, बहुत सारे पर्पस और भी हैं उसके, लेकिन कूलेंट का भी काम कर रहा होता है, तो टेम्परेचर हमारा मेंटेन करता है। ये बात आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो वाटर यूनिवर्स के अंदर जो हमारे पास ज़मीन के अंदर जो वाटर है वो हमारे पास 70% वाटर होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये हीट ऑब्जर्प्शन की पावर इसके पास ज़्यादा है। अगर लैंड होता तो क्या होता, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ करता, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए, लाइफ के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते थे। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, कभी भी ये अपना ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट की बात है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, लेटेंट हीट है, ये वाला टॉपिक हमारे पास है लेटेंट हीट। अब हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद मैं उम्मीद करता हूँ हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट बेसिकली वर्ड है, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है ना, यानी हम किसी चीज़ को, हम किसी का राज हम अगर छुपाते हैं तो ये इसको यानी छुपी हुई एनर्जी की बात करें। ठीक है ना, तो अब छुपी हुई एनर्जी का क्या मतलब है ये हम देखते हैं। ठीक है, अब जब भी सपोज़ करते हैं, मेरे पास एक छोटी सी एक और बात कर दूं मैं, देखिएगा जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर को जब बॉईल करना शुरू कर देता है, मैं एज्यूम करता हूँ वाटर इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पर मौजूद है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से मैं बॉईल कर देता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया हो। आप पूरी ज़िंदगी एक कंटेनर में पानी डाल दीजिएगा, ठीक है ना, पानी डाल के आप इसको हीट कर दीजिएगा, ये वाटर आपके पास मौजूद है, वाटर इसके अंदर कंटेनर में वाटर डाल दीजिएगा और उसके बाद आप हीट कर दीजिएगा, तो पूरी ज़िंदगी आप लगा लेंगे ना, तो भी क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा आपके इस जो हमारे में जो कंटेनर में पानी है ये बेसिकली कन्वर्ट होता है वेपर्स के अंदर, यानी कन्वर्ट होता है वेपर्स में कन्वर्ट होने का मतलब इसका फेज़ चेंज हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, वाटर का फेज़ चेंज हो जाता है, यानी किस डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप तो हीट करना शुरू कर दें। लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस से अगर ब्लो की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, वाटर का फेज़ चेंज होकर क्या हो जाएगा, आइस बन जाता, फ्रीज हो जाता, ठीक है ना, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसे ब्लो टेम्परेचर की बात करें, इससे 100 से अबव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेपर्स हो जाते हैं। अब आपके पास इस दोनों जगहों पर ये जो आपके ये जो टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस मौजूद है आपके पास, यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ चला जाता है और यहाँ से ऊपर क्या हो जाता है, वेपराइजेशन की तरफ चला जाता है। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये अगर ब्लो चला जाएगा तो आइस बन जाएगा, अबव जाएगा तो लिक्विड बनेगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस से अबव जाएगा तो वेपर्स, ब्लो आएगा तो क्या होगा आपके पास, या 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री से नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 100 से ऊपर या 100 पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है, वेपर्स भी मौजूद होते हैं और क्या कहते हैं वाटर भी, लिक्विड भी फॉर्म में होता है, यानी तीनों फॉर्म्स इस 0 डिग्री सेल्सियस पे मौजूद होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, इसके ऊपर तीनों फेसेस मौजूद हैं, यानी इसमें लिक्विड भी है, इसमें गैस भी है और इसमें आइस भी है, यानी आपके पास सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद है तीनों फॉर्म। इस 0 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम क्या कहते हैं, इसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं और तीनों फेजेस आपके पास मौजूद होते हैं। अब आपके पास यहाँ पर बात ये है, यहाँ पर हम बात करें इस जगह पर दोबारा इस कंटेनर में दोबारा आते हैं, मैंने इसको टेम्परेचर मैंने हीट दे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पहुँच गया, वाटर बॉयल होना शुरू हुआ। जब जैसे जैसे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जितना अमाउंट ऑफ हीट आप देते हैं, दोबारा बताना चाहता हूँ ताकि और आपको समझ में आ जाए, मैंने इस यहाँ से हीट देना शुरू कर दिया, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचा, जब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा तो क्या होगा, वाटर क्या होगा आपके पास, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
लेकिन गैस में कन्वर्ट होने के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह रहा है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन आप कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते हुए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो हीट कहाँ जा रही होती है बेसिकली, वो हीट हमें नहीं पता चलता। हीट का पता तब चल जाता है जब आपके पास उसका टेम्परेचर राइज कर जाए, यानी टेम्परेचर चेंज हो जाए तो हमें हीट का पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर गर्मी है या यहाँ पर सर्दी है। यानी टेम्परेचर हमारे पास इंडिकेटर है, इंडिकेट करके बताता है कि इस जगह पर यानी टेम्परेचर राइज किया तो हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर राइज नहीं किया या टेम्परेचर आपके पास ब्लो आ गया तो क्या होगा, हमारे पास हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो हमारे पास क्या हो रही है, नहीं हो रही है। अगर आपके पास चेंज हो जाए तो हो जाएगी, अगर चेंज ना हो तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, जैसे जैसे आप हीट इसको प्रोवाइड करते जाते हैं, जैसे जैसे हीट प्रोवाइड करते जाते हैं, लेकिन वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, सेम रह रहा है। वाटर के टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, लेकिन ये वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कर रहे होते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप किसी भी लिक्विड या किसी भी सब्सटेंस को आप हीट प्रोवाइड करते हैं, उसका अगर फेज़ चेंज हो जाए, उसका क्या हो जाए, फेज़ चेंज, यानी यहाँ पर लिक्विड से क्या हो रहा है, आपकी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस वक्त एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जितना अमाउंट ऑफ हीट आप उसको देते हैं उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, यानी छुपी हुई हीट, यानी मख्फी हीट कहते हैं उसको, यानी छुपी हुई हीट को कहते हैं। समझते हैं आप, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितना अमाउंट ऑफ हीट आप किसी भी सब्सटेंस को दे दें उसमें क्या हो जाए, उसका फेज़ चेंज हो जाए, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट बेसिकली हम लिखेंगे कैसे, लेटेंट हीट बराबर किसके हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट दे देंगे 1 ग्राम ऑफ मास या 1 किलोग्राम ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस को एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो होना चाहिए। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या टेम्परेचर हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उस वक्त जितना अमाउंट ऑफ हीट आप किसी भी सब्सटेंस को देंगे उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, बेसिकली लेटेंट हीट कहते हैं। उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट उसको प्रोवाइड करेंगे उसका स्टेट चेंज करवाने के लिए जो भी हीट आप दे देंगे वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट कहलाएगा। ठीक है, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। अब आपके पास लेटेंट हीट के साथ हम आगे चलते हैं। लेटेंट हीट में दो तरह के हीट्स आपके पास मौजूद है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब आपके वेपोराइजेशन से ही आपके ये बात जाहिर है कि यानी वेपर्स में कन्वर्ट करवाने के लिए, ठीक है ना, यानी ये जो मैंने सब्सटेंस लिया इसको वेपर्स में कन्वर्ट करवाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, यानी वेपर्स में कन्वर्ट करवाने के लिए। इसी तरह से फ्यूजन की बात करना तो क्या होगा, आपके पास आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, ठीक है ना, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मौजूद है। उस 0 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या करें, टेम्परेचर निकाल लें। यहाँ पर आप दे रहे थे हीट वेपर्स में कन्वर्ट करवाने के लिए और यहाँ पर हीट क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, आप फ्रीज़र में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें से हीट बाहर निकलेगा, जैसे ही हीट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो हमारे पास इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेटर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए भी लगा लीजिएगा और डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्या होता है, सही है। तो ये हमारे पास इन दोनों से हम क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अलग होता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग होता है। दोनों हर एक के लिए, हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होते हैं। एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये गिवन होगा, लेकिन आप याद भी रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको लिखूँगा आगे चलकर, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा तो ये चीज़ें मैं लिख दूँगा। और एग्ज़ाम में गिवन होता है बेसिकली, अगर गिवन नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, वैसे गिवन होना चाहिए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि लेटेंट हीट आपका समझ में आ गया होगा।
तो अब इस हिस्से का लास्ट टॉपिक हमारे पास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको पता है कि हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिएगा आपके पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो उसको आप अपना दूसरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। थर्मल है तो आप किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्जन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम में सपोज करते हैं मेरे पास एक सिस्टम है, समझाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। एन आइसोलेटेड सिस्टम है ये मेरे पास। एक कंटेनर ये है, इसके अंदर मैंने रखा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रखा, ठीक है ना। इसमें वाटर मौजूद है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और दूसरा कंटेनर है, इससे मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस पे मौजूद है टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर का 10 डिग्री सेल्सियस है। इसका डेफिनेटली इसका अमाउंट ऑफ हीट होगा डेल्टा क्यू, Q1 ले लीजिएगा, बल्कि Q100 कर देते हैं। इसका डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसके पास जो मौजूद है, इसका जो इस कंटेनर में जो है वो इसका यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका हीट कुछ ना कुछ होगा। अब इन दोनों कंटेनर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों कंटेनर्स को मैं मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, मैंने पूरा मिटा दिया, तो मर्ज मैं यूँ कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। बीच में जो साइड था इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया तो क्या हो जाएगा, वाटर, यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर कहाँ पर चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और यहाँ पर जो वाटर है इसके अंदर आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो हीट, ये जो है हीट लॉस करेगा, और ये जो आपके वाटर मौजूद है ये हीट गेन करेगा, ठीक है ना। अब आपके पास लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के थ्रू से हम देख रहे हैं कि ये जितना हीट लॉस करेगा उतना हीट ये गेन करेगा, ठीक है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस था, 10 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था। एक वक्त ऐसा आ जाएगा इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एक वक्त में इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो मॉलिक्यूल्स थे वही इन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाएंगे, और इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज करेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस वाला क्या करेगा, फॉल करेगा। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आ जाएगा। यानी जितना हीट ये गेन करेगा और इतना हीट क्या करेगा, ये वाला सिस्टम आपके पास लॉस कर जाएगा, ठीक है। यानी तो हम कह दें डेल्टा क्यू, इसके लिए 10 के लिए बात करें, इक्वल्स टू माइनस डेल्टा Q100 होगा। यानी यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि इनिशियल हीट से फाइनल हीट क्या होगा आपके पास, कम होगा, इसलिए माइनस साइन लगा दिया, ताकि यानी अंदर जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आ जाएगा। यानी जितना हीट ये गेन करेगा उतना हीट क्या करेगा, ये लॉस करेगा। बेसिकली लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपके पास यही कहता है कि जितना हीट एक सबसे अगर लूज करता है तो उतना हीट क्या करता है, दूसरा वाला गेन कर रहा होता है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आ जाता है तो दोनों हीट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ये 100 से लॉस करके 10 पर आएगा तो ये इंक्रीज़ कर जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, एक टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम होगा, और तमाम मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर इस कंटेनर के अंदर मौजूद है, इन तमाम का मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी कह दीजिएगा, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इंटरनल एनर्जी पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, तो इंटरनल एनर्जी का टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में कवर करेंगे। इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, तो अब किसी दोनों का एनर्जी क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएगा, सिंपल इज इट, ठीक है ना। जितना हीट ये लॉस करेगा या इतना हीट गेन करेगा, या हम ये कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द हीट्स इन अ सिस्टम इक्वल टू 0। यानी तमाम हीट्स अगर आपके पास मौजूद हैं, ठीक है ना, एनर्जी जो मौजूद है वो तमाम के तमाम एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ठीक है। इन सब तमाम हीट्स का अगर मैं सम कर दूँ, इसका मैं हीट ले लेता हूँ, Q1 हीट ले लेता हूँ, इसका हीट मैं Q2 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों कैसे 0 हो जाएंगे, यहाँ तो सम हो रहे थे, आप पूछेंगे सम होगा तो कैसे 0 होगा, क्योंकि ये लॉस करेगा तो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आप कहलाता है लॉ इक्विलिब्रियम। तो ये इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर ये सब के सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि और आपको आसानी हो जाएगी स्पेसिफिक कैपेसिटी के। तो ये बहुत आसान है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है हाउ मच, क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, पढ़ता हूँ पहले, ठीक है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 250 ml of water from 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। एग्ज़ाम में जब भी हीट कैपेसिटी के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप टेम्परेचर को, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है। और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मैं पहले ही बता चुका हूँ, केल्विन में सिमिलर होता है, कोई तब्दीली नहीं होती, कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए आप कन्वर्ट ना करें तो बेहतर है, ठीक है। अब देखते हैं एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एक बार वन टाइम पढ़ के किसी को समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता, ठीक है, किसी को भी समझ में नहीं आता, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। और इतना ज़्यादा बार भी मत पढ़, इतने ज़्यादा टाइम भी नहीं पढ़ लीजिएगा ताकि आपका टाइम गुजर जाए और पेपर रह जाए। कि कोशिश कीजिए कि घर में अच्छी प्रिपरेशन करके जाएं, तो इंशाल्लाह आपका टाइम बचेगा, 1-2 मरतबा पढ़ के भी आपका समझ में आ जाएगा। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितने हीट की ज़रूरत, कितना हीट हमें चाहिए, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 250 ml ऑफ वाटर फ्रॉम 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर ए, डेटा बना लें, ठीक है ना। डेटा आपके पास है, गिवन पहले लिख लीजिएगा। गिवन आपके पास है 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 1 ml ऑफ वाटर बराबर होता है 1 ग्राम ऑफ वाटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा एग्ज़ाम में, तो ये कन्वर्जन आपको आ जानी चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। इसी तरह से आपके 250 अगर ml है तो क्या होगा, आपके पास 250 ग्राम होगा, ठीक है। आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास कन्वर्ट कर दीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, मास आप एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो अब आपके पास क्या है, मास आपके पास कितना है, 250 ग्राम है, सही है। और 250 ग्राम आपके पास वाटर है। अब उसके बाद क्या कहता है कि ml ऑफ वाटर फ्रॉम 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, यानी इनिशियल टेम्परेचर कितना आपके पास 20 है, और इसी तरह से फाइनल टेम्परेचर कितना आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस है। तो पहला पार्ट आपसे कहता है कितना हीट चाहिए, कितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट है डेल्टा क्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, क्या निकालना, हमने अमोंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना है, ठीक है, अमोंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना है। तो अब आपके पास क्या, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। सोल्यूशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, सोल्यूशन लिख के इसकी हेडिंग डाल दीजिएगा फार्मूले की, m डेल्टा टी होता है, सही है। डेल्टा क्यू आपको चाहिए, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, m C डेल्टा टी होगा, सही है। m आपके पास क्या कहते हैं, पता है 250 ग्राम दे रहा है, और आपके C नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन C क्वेश्चन में गिवन है, C दे रहा है आपके पास, C इक्वल्स टू 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड डिग्री दे रहा है। तो आप कैलोरी से जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम में कैलोरी से जूल में आ जाइएगा, ठीक है ना, कन्वर्ट कर दीजिएगा, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि ग्राम में मौजूद है और मेरे पास मास भी आंसर ग्राम में ही है, तो मैं इसलिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, m आपके पास 250 है और ये आपके पास 1 है, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, T2 माइनस T1 कर दें, ठीक है। अब आप डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, 250 एंड 1, और ये इनिशियल टेम्परेचर कितना था आपके पास 20 था, और फाइनल कितना है 35 है, तो मैं लिख देता हूँ 35 माइनस 20, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल जो आपके आंसर आएगा वो होगा 15.7 किलो जूल्स आंसर आएगा, ठीक है। आप ये तमाम कन्वर्जन करके कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, तो अभी यही आंसर आएगा, और आप रख के भी निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पार्ट इसका है,
दूसरा मैं कन्वर्जन वाला भी करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन, ताकि और भी क्लियर हो जाए आपके पास। दूसरा पार्ट है हाउ मच हीट इज लॉस्ट बाय वाटर एज इट कूल्स बैक डाउन टू 20 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको दोबारा क्या करें, हम कूल डाउन करें 20 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 35 से दोबारा वापस आ जाएं, तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन वही है, सिर्फ ये इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा हमारे पास, इनिशियल टेम्परेचर 35 होगा और फाइनल क्या होगा आपके पास 20 होगा, फ़र्क सिर्फ कितना होगा। इसके दूसरे पार्ट बी में क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर होगा हमारे पास T2 बराबर किसके हो जाएगा 35 डिग्री के, और T1 बराबर किसके हो जाएगा 20 T2 आपके पास होगा, ये T1 होगा, और T2 आपके पास क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आप कैलकुलेट करें, फॉर्मूला वही अप्लाई कर दीजिएगा, डेल्टा क्यू इक्वस टू एम सी डेल्टा टी अप्लाई कर दें। एम आपके पास 250 ml है, ठीक है, और ये कैलोरी है आपके पास 1 दिया हुआ, और आपके पास क्या है इनिशियल टेम्परेचर T2 माइनस T1, वही आप अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपके पास 250 इंटू 1 टू इनिशियल टेम्परेचर कितना 35 है, इनिशियल टेम्परेचर आपके पास 35 है, और फाइनल कितना है 20 माइनस 35, ठीक है। आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वही आएगा, सिर्फ माइनस के साथ, ठीक है। तो माइनस के साथ आएगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ टेम्परेचर क्या हुआ, पहले में टेम्परेचर यानी हीट हम दे रहे थे और इसमें हीट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। हीट निकालेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा कम हो जाएगा, और हीट देंगे तो क्या होगा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। आप खाना घर में खाना पकाते हैं, हीट देते हैं तो क्या होता है वो खाना पकता है, यानी इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। और अगर उसको खाने को आप फ्रिज में रख दें तो क्या हो जाएगा, आप उसमें से हीट निकाल रहे हैं बाहर, तो फ्रिज क्या काम कर रहा होता है, बेसिकली हीट निकालता है, ठीक है। और आपका जो चूल्हा है स्टोव है वो क्या करता है, हीट देता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर देते हैं, बल्कि दूसरा क्वेश्चन है आपके पास है हाउ मच हीट डज 25 ग्राम ऑफ अल्मोनियम गिव ऑफ एज इट कूल्स फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम अल्मोनियम। अल्मोनियम का सी की वैल्यू दे रहा है, ये जूल्स पर किलोग्राम उसमें दे रहा है, स्टैंडर्ड के अंदर दे रहा है। तो आप इसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किलोग्राम है, ये जो आपकी सी की वैल्यू दे रहा है वो किलोग्राम में दे रहा है, तो इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो डेटा आपके पास क्या है, पहला डेटा आप लिख लीजिएगा। डेटा में गिवन आपके पास है, गिवन में मास है m इक्वस टू 25 ग्राम है, ठीक है। और 25 को ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.025 किलोग्राम होगा, ठीक है। ये किलोग्राम आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद सी गिवन है क्वेश्चन में, सी हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, क्योंकि आप याद रखने से तो गए आप, तो आप इसको गिवन होगा एग्ज़ाम में, तो घबराएगा नहीं। तो सी आपके पास ये है, आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मच हीट डज, कितना हीट हमें चाहिए 25 ग्राम ऑफ अल्मोनियम गिव ऑफ एज इट कूल्स फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कितना आपके पास 20 है, और इनिशियल टेम्परेचर कितना आपके पास 100 है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से आप कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट आपके पास है डेल्टा क्यू, ठीक है। फार्मूला आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन में आपको पता है, यानी स्पेसिफिक कैपेसिटी को फार्मूला लिख लीजिएगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है एम सी डेल्टा डी आपके पास है, ठीक है। एम आपके पास 0.025 होगा, ठीक है, गिवन आप पुट कर दें। और सी आपके पास कितना है 880 है, ठीक है, 880 आपके पास है। और डेल्टा टी आपके पास कितना होगा, इनिशियल आपके पास 100 है, फाइनल आपके पास 20 है, 20 माइनस 100, ठीक है। तो आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास माइनस 0.42 किलो कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। या आप जूल्स में लिखिएगा, इसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास, अब माइनस में क्यों आए भाई, क्योंकि आप इसको ठंडा कर रहे थे इसलिए माइनस में आ गया।
तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, माइनस में क्यों आया। यानी अगर हम इसको फिर उसमें कन्वर्ट कर दें जूल्स में, तो 1.8 किलो जूल्स होगा। ठीक है, तो ये आपके पास था क्वेश्चन, और मैं एक आध और भी कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी बहुत ही मतलब सिंपल है, और हमें इसको थोड़ा सा समझ कर, टेक्निकली है लेकिन थोड़ा सा समझ के अगर करें तो आसान हो जाएगा। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज़ एडिड, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज़ एडिड, यानी हीट, अमाउंट ऑफ हीट क्या कर दिया, किसी जगह पर किसी भी सिस्टम में ऐड कर दिया, टू अ मास ऑफ एलुमिनियम, यानी मास ऑफ एलुमिनियम के ऊपर ऐड कर दिया, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी का वैल्यू ये दे रहा है आपके पास, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड इट्स टेम्परेचर राइज 57 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक हम इसका डेटा बना लें, यानी हमारे पास एलुमिनियम का एलुमिनियम का क्या दे रहा है आपके पास, Al का 0.21 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसी तरह से उसका टेम्परेचर कितना राइज कर रहा, यानी राइज यहाँ पर बात क्वेश्चन में देख लीजिएगा, एंड इट्स टेम्परेचर इज राइज कितना तक राइज कर रहा है इसका टेम्परेचर, 57, यानी चेंज इन टेम्परेचर दे रहा है। यहाँ पर इनिशियल और फाइनल की बात नहीं कर रहा है, ये एल्युमिनियम का टेम्परेचर है, और 57 डिग्री सेल्सियस यानी चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा है। सपोज दैट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एडिड टू द सेम मास ऑफ कॉपर, यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट एल्युमिनियम के लिए ऐड किया था उसने, उतना अमाउंट ऑफ हीट किसके लिए ऐड करना चाह रहा है, कॉपर के लिए ऐड करना चाह रहा है। कह रहा है कि हाउ मच डज द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर राइज, यानी टेम्परेचर, जो कॉपर का जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज हो जाएगा। दोनों के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है। सपोज करते हैं ये आपके पास है कॉपर, ठीक है ना, और इसको हीट दे रहा है कितना, डेल्टा क्यू, और इसका टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस एल्युमिनियम का राइज कर रहा है, ये एल्युमिनियम के लिए दे रहा है। अच्छा, इसी तरह से सेम आपके कॉपर है, कॉपर के लिए भी अमाउंट ऑफ हीट क्या दे रहा है, दोनों के लिए अमाउंट ऑफ हीट सिमिलर है, अमाउंट ऑफ हीट में कोई तब्दीली नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है इसका टेम्परेचर कितना राइज करेगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर इसका कितना होगा कहता है। और सी ऑफ कॉपर क्या आपके पास दे रहा, आपके पास 0.093 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आपको दे रहा। हाउ मच डज द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर राइज, यानी आपसे डेल्टा क्यू नहीं, डेल्टा टी ऑफ कॉपर आपको मालूम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन क्या है, गिवन है कंडीशन, डेल्टा क्यू ऑफ कॉपर इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ऑफ एल्युमिनियम बराबर है आपस में, ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, द सेम टेम्परेचर, यहाँ देखिएगा, दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं। सपोज दैट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एडिड, यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट इसमें ऐड किया था उतना अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, एडिड टू द सेम मास ऑफ कॉपर, यानी दोनों का मासेस भी सिमिलर है। अच्छा, यहाँ एक और बात लिखिएगा, ये भी आपके पास गिवन है, एम एल्युमिनियम इक्वल्स टू एम कॉपर, दोनों में से बराबर है, यानी इसे मासेस भी दोनों सिमिलर है। अगर फॉर्मूला लिख लें तो क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लिखें, ये हो जाएगा, कॉपर के लिए पहले लिख लेते हैं, एम सी डेल्टा क्यू, एम सी डेल्टा टी होता है ना हमारे पास, यानी क्या कहते हैं, डेल्टा क्यू किसका बराबर होता है, एम सी डेल्टा टी होता है, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी, ये हो जाएगा कॉपर के लिए पूरा का पूरा, और ये क्या होगा आपके पास, एम सी डेल्टा टी, सी लिखना भूल गया मैं, ठीक है, ये एल्युमिनियम के लिए होगा। अब आपके पास देखिएगा, ये टेम्परेचर हमें चाहिए, ये हमें दे रहा, और एम भी गिवन है, क्योंकि एम दोनों सेम है तो मास कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, इसकी वैल्यू दे रहा हमारे पास कितना, कॉपर के लिए है 0.069 और ये हमें मालूम करना है डेल्टा टी। ठीक है, और सी इसका कितना दे रहा, सी आपके पास दे रहा है ये रहा,
0.21 सही है। फिर उसके बाद डेल्टा टी हमें 57 दे रहा, ठीक है। आप कैलकुलेट करें डेल्टा क्यू निकाल डेल्टा टी आप कैलकुलेट करें, सही है। और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, सेम है दोनों का, मास दोनों का सिमिलर है। और ये डेल्टा निकालेंगे तो मेरे पास जो आंसर है 1.3 10⁻² डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल मेटल्स, दो एक जैसे मेटल हैं, ठीक है। मास m है, स्पेसिफिक हीट c है, और दोनों स्पेसिफिक हीट दोनों की सिमिलर है, मास भी सेम है, मास में कोई तब्दीली नहीं है। हैव डिफरेंट टेम्परेचर, और उनका टेम्परेचर क्या है वो डिफरेंट है सिर्फ। वन इज एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड अदर एट 90 डिग्री सेल्सियस। एक 90 पर है और एक 20 पर है। दे आर प्लेस्ड इन अ गुड थर्मल कंडक्टर, और उनको रखा गया किसी थर्मल कंडक्टर के ऊपर। यानी थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है, अगर इन दोनों को हम साथ में रख लें, ये एक मेटल है और दूसरा उसके साथ अगर मेटल रखें तो क्या हो जाएगा, हीट कंडक्ट करेगा ये वाला। अगर सपोज करते हैं यहाँ पर इसके पास अगर हीट ज़्यादा है, ठीक है ना, इसके पास अगर हीट कम है तो क्या होगा, ये वाला मेटल इस मेटल से क्या करेगा, हीट कंडक्ट करेगा, यानी थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है ना, हीट लेगा, ठीक है ना, ये लूज़ करेगा ये गेन करेगा। व्हाट इज देयर फाइनल टेम्परेचर, उन दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा जब ये हीट लॉस करेगा और जब ये हीट गेन करेगा। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करेगा तो उस वक्त क्या होगा, आपके पास दोनों का टेम्परेचर सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है, तो मास आपके पास क्या है, मासेस दोनों सेम है, सी दे रहा, ठीक है ना, सॉरी मास एम दे रहा दोनों का, दोनों के मासेस हमारे पास क्या है, दोनों के मासेस सेम है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दोनों हमारे पास क्या है, सी है, दोनों में कब तब्दीली नहीं है। हैव डिफरेंट टेम्परेचर, इन टेम्परेचर सिर्फ डिफरेंट है। एक का टेम्परेचर कितना आपके पास, एक का T1 आपके पास है 20 है, और एक का टेम्परेचर 90 है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है। बातें समझ रहे हैं आप। कह रहा है कि दे आर प्लेस इन अ गुड थर्मल कंडक्टर, वेयर इज द फाइनल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर T, मैंने यहाँ पर T इसको 1 कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक मेटल के लिए है, यानी मेटल 2, ठीक है, ये हो जाएगा मेटल 1। मैंने अलग कर दिया, आप भी एग्जाम में अलग करके लिख लीजिएगा। दोनों को मेटल 1 मेटल 2 करके आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ताकि टेम्परेचर T1 से फ़र्क पड़ेगा, मैं डैश कर देता हूँ ताकि और आसानी हो जाएगी। और फाइनल टेम्परेचर जो हमारे पास है दोनों का सेम है, हमें मालूम करना, यानी T डैश इक्वस टू TF इक्वस टू, मैं T खाली T कर देता हूँ कि ताकि दोनों का टेम्परेचर क्या हमारे पास है, फाइनल हमें सेम टेम्परेचर मालूम करना है। अब यहाँ पर हम कैसे मालूम करेंगे भैया, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर हम सोचेंगे क्योंकि दोनों को थर्मल कंडक्टिविटी रखा गया, दोनों को करीब रखा गया है, तो हीट एक लॉस करेगा गेन करेगा। तो हमें बात याद आ जाएगी कि हमने एक पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या आपके पास है, अगर मैं यहाँ लिख लूँ सोल्यूशन में, ठीक है ना, सोल्यूशन में अगर हम लिख लूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूँ मैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एक हीट लॉस करेगा, एक मेटल हीट लॉस करेगा, एक मेटल हीट क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो यानी हीट चेंज ऑफ हॉट प्लेट, ठीक है, हीट चेंज ऑफ हॉट प्लेट इक्वल्स टू हीट चेंज ऑफ कोल्ड प्लेट। यानी चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है, लॉस है, और यहाँ पर क्या आपके पास हीट गेन बाय कोल्ड प्लेट, ठीक है।
दोनों का टेम्परेचर हीट आपके पास क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। या आप यूँ कर सकते हैं, मैं इसको मैथमेटिकली लिख लूँ तो और आसान हो जाएगा। एम सी डेल्टा टी, यानी मैं पहले क्यू में लिख लूँ और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा क्यू ऑफ गया हमारे पास कोल्ड है, कहाँ गया भैया, ये कौन सा हॉट है, ठीक है, हॉट इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ कोल्ड है, ठीक है। बल्कि मैं काम करूँ, मैं इसको यूँ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बात पता है प्लस इक्वल टू ज़ीरो ये भी होता है, इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी हॉट होगा, ठीक है। क्योंकि हॉट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एम सी दोनों के लिए सेम है। प्लस साइन क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी ये कोल्ड होगा, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम सी दोनों में क्या है, कॉमन है, ख़त्म हो जाएगा, आप लिखिएगा नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा ये हमारे पास है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 प्लस साइन, यहाँ पर भी क्या होगा, ये हॉट के लिए है और ये T2 माइनस T1 ये कोल्ड के लिए है, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके पास क्या है, फाइनल टेम्परेचर इसका मैंने टी लिखा है, रखा है नाम, और T1 इसका क्या आपके पास 20 था। हॉट वाले का क्या था भाई, हॉट वाले का इनिशियल टेम्परेचर, हाँ ये है अपना 90 है, ठीक है, ये 90 है और प्लस साइन T2 इसके लिए हमने टी ही लिखा है, टी का नाम ही दिया है, तो ये फाइनल वाला टी लिखिएगा और माइनस साइन T1 इसका 20 है, इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करें, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपके पास आ जाएगा, जब इसकी कैलकुलेशन आप करें तो फाइनल आपके पास आना चाहिए टी माइनस टी, ये इसको इधर सम कर लीजिएगा, माइनस 90 माइनस 20 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये 2T माइनस ये हो जाएगा 110 इक्वल टू ज़ीरो, 2T इक्वल्स टू 110 और T इक्वल से क्या होगा 110 डिवाइड बाई टू हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या हुआ, 55 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये क्वेश्चन था जब इक्विलिब्रियम के हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। एक और कर ले, अच्छा एक और क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। थर्मस बोतल आपके कंटेन करता है आपके पास 250 ग्राम ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। एक बोतल है, ठीक है ना, थर्मस होता है आपके पास, वो एक बोतल है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर चेंज होने नहीं देता, टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। 250 ग्राम ऑफ वो कॉफ़ी है, ठीक है ना। कॉफ़ी अगर मैं डेटा बना लूँ, मास ऑफ कॉफ़ी आपके पास क्या है, मास ऑफ कॉफ़ी आपके पास 250 ग्राम है, ठीक है, ये हो जाएगा 250 ग्राम आपके पास मौजूद है, सही। और इसका टेम्परेचर कितना आपके पास है 90 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। टू दिस एड 20 ग्राम ऑफ मिल्क, यानी कॉफ़ी में हमने क्या कर दिया 20 ग्राम ऑफ मिल्क हमने ऐड कर दिया 85 डिग्री सेल्सियस। ये किसके लिए आपके पास, ये कॉफ़ी के लिए है, ठीक है। और कॉफ़ी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री सेल्सियस, और कॉफ़ी का मास, ये कॉफ़ी कर दो ताकि आसानी हो जाएगी, ठीक है, ये कॉफ़ी लिखो ताकि और आसानी हो जाएगी। इसी तरह से टू दिस एडेड 20 ग्राम ऑफ मिल्क, यानी हमने मिल्क ऐड कर दिया, मिल्क, ठीक है, कितना ऐड कर दिया 20 ग्राम, सही। और उसका टेम्परेचर कितना है मिल्क का इनिशियल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस मिल्क है, ठीक है। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, यानी इक्विलिब्रियम क्या हुआ, एस्टैब्लिश्ड हुआ, यानी पानी के क्या कहते हैं, यानी कॉफ़ी के अंदर आपने क्या मिला लिया, दूध मिला लिया, ठीक है, मिला लिया तो डेफिनेटली थोड़ी देर के बाद वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ जाएगा,
ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, यानी फाइनल जो लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा कितना होगा। एज्यूम नो हीट लॉस टू द थर्मस बोतल, यानी बोतल में से हीट कभी लॉस नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि थर्मस में से हीट लॉस हो जाती है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि थर्मस में से हीट क्या होगा, हमारे पास लॉस नहीं हुआ। तो अब आपको क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, यानी फाइनल टेम्परेचर, दोनों का फाइनल टेम्परेचर हमें मालूम करना है। यानी दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, कॉफ़ी का T2 और क्या कहते हैं मिल्क का T2 आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं डैश कर दूँ, इसको T कर दूँ, दोनों आपस में बराबर होगा, T2 एंड T2 बराबर, तो मैं इसका नाम T दे देता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। ठीक है, अब आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी मैं बात करूँ डेल्टा क्यू ऑफ कॉफ़ी प्लस डेल्टा क्यू ऑफ मिल्क इक्वल टू ज़ीरो। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये हीट लॉस करेगा, ये हीट गेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी फॉर कॉफ़ी, ठीक है, प्लस साइन एम सी डेल्टा टी फॉर मिल्क इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आपके एम कितना आपके पास, एम है कॉफ़ी के लिए 250 है, एंड क्या कहते हैं, अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफ़ी मिल्क एंड वाटर तीनों के लिए सिमिलर होता है। ठीक है, तीनों के लिए क्या आपके पास सिमिलर है, तो हमें सी ऐसे रहने दो, क्योंकि तीनों के लिए सिमिलर होता है, बराबर होता है, कॉफ़ी के लिए भी मिल्क के लिए भी। अगर अलग अलग होता तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर सिमिलर रहता है मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो T2 माइनस T1, T2 आपके पास कितना है, T2 माइनस T1 पहले लिख लूँ, फिर आसानी हो जाएगी आपको। एम इसका मास कितना दिया गया, इसका मास दिया गया 20 ग्राम। सी को एज इट इज़ रहने दें, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 कर दें इक्वल टू ज़ीरो कर दें। सी कॉमन निकल कर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा, अच्छा ये है इसका ये मैंने गलत लिखा, कॉफ़ी का जो मास है वो है 250 है। ठीक है ना, कॉफ़ी का मास कितना आपके पास 250 है, और फिर उसके बाद ये कॉमन निकल कर सी कॉमन निकल कर ख़त्म हो जाएगा। और T2 हमने सपोज़ किया कितना, T सपोज़ किया फाइनल टेम्परेचर को, और माइनस T1 हमने क्या लिया हुआ इसका, T1 था मिल्क के लिए 90 था, सॉरी मिल्क के लिए नहीं बल्कि कॉफ़ी के लिए 90 था, मिल्क के लिए 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये हो जाएगा 90 प्लस साइन 20, मैं सी ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, सी मैं कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको बस आसानी हो जाएगी। उसके बाद T हमारे पास क्या है, इसका फाइनल टेम्परेचर T हमने सपोज़ किया, इनिशियल हमारे पास 5 है, इक्वल टू ज़ीरो आ गया, सही है। और T ये ख़त्म हो जाएगा, C ये ख़त्म हो जाएगा कॉमन निकल कर, तो बाकी ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे फाइनल जो टेम्परेचर हमारे पास आएगा वो ये होगा, इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो T हमारे पास आएगा, T इक्वस टू 84 डिग्री सेल्सियस होगा। सही है, तो आप कैलकुलेशन करें, इसमें से 0 0 कटेगा, 2 बचेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आई होप ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं एक देखता हूँ, एक क्वेश्चन और भी हो सकता। ठीक है, हम इसको यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको कर लीजिएगा, और जो भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह सॉल्व करवा दूँगा। तो ये फाइनल है इसका। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ एंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ, हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। ये जो हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा है ये बेसिकली हमने पढ़ा है, यानी गैसेस के लिए नहीं पढ़ा बल्कि किसी भी सब्सटेंस के लिए हमने पढ़ा है। सही है, तो इंशाल्लाह गैस के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह आएगा आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।